नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, होगी और सख्त कार्रवाई। आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा बड़ा फैसला। कहा, संसद के दूसरे सप्ताह में पेपर लीक से संबंधित बिल पास कराने का करेंगे प्रयास। दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की अधिसूचना की जारी। पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया था ऐलान। कहा, दोषियों को जल्द सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन नहीं बख्शे जाएंगे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले। संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी। मानसून सत्र का कामकाज चौथे दिन भी प्रभावित। सरकार चर्चा को तैयार, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए फिर दिया प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्रियों की छात्रों से बातचीत से मुद्दे का हल निकालने की अपील। एक्शन में शुभेंदु सरकार। पश्चिम बंगाल में सालों से चला आ रहा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा अब होगा समाप्त। सरकार का सख्त रुख। साल 1997 से अब तक जारी सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच का फैसला। और रोमानिया दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति आवास कोट्रोसेनी पैलेस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों देशों के बीच 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक साझेदारी को मिलेगी और मजबूती। और जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का विजयी आगाज। 7 विकेट से हराकर T20 सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। वैभव सूर्यवंशी ने खेली अर्धशतकीय पारी। और समाचार की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी।
कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली को लेकर केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि छात्रों के करियर से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी। देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के कारण सालों की मेहनत गंवाने वाले छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने सीधा हस्तक्षेप करते हुए एक बार फिर बता दिया कि युवाओं का हित उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही पीएम ने साफ कर दिया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के इस ऐलान का गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री जी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। वहीं राजनाथ सिंह ने लिखा कि भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना पीएम के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक मामले में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का पीएम मोदी का निर्णय युवाओं को सशक्त बनाने के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निर्णायक कदम उन लोगों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा जो हमारे युवाओं की आकांक्षाओं और भविष्य को खतरे में डालते हैं। वहीं केंद्रीय नेताओं ने भी पीएम के इस फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बच्चों के अभिभावकों को भरोसा दिलाने वाला है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे बच्चों का विषयों में एक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द जस्टिस दिलवाना चाहिए। इसके लिए सरकार कंप्लीट मेहनत और डेडिकेशन के साथ कर रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए पीएम साहब ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में जो भी उल्लेख की है, इसका मूल लक्ष्य यही है कि हमारे विद्यार्थियों के भविष्य हमेशा सुरक्षित हो। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी पीएम के इस ऐलान की जमकर प्रशंसा की, तो वहीं विपक्ष हमेशा की तरह एक बार फिर विरोध ही कर रहा है। देश के विपक्ष से कहना चाहता हूं, युवाओं के आंदोलन को अपने राजनीतिक स्वार्थों को लिए बंद करें। देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सदा काम करते रहे। प्रधानमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आज आप कह रहे हैं कि हम जो हैं ये फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, जल्द से जल्द समाधान करेंगे। मैं समझता हूं ये सब खोखली बातें हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में हुई एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक में भी संदेश दिया था कि सरकार के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, और आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कह के साफ कर दिया कि सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर चौतरफा वार करने की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
संसद के मानसून सत्र में आज भी पेपर लीक का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया, जबकि सरकार ने साफ कहा है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और छात्रों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सदन के भीतर बहस और नारेबाजी के साथ साथ संसद परिसर में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। लगातार हंगामे की वजह से मानसून सत्र के पहले सप्ताह में सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और अभी तक कोई खास विधायी कामकाज भी नहीं हो पाया है। संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सरकार ने दोनों सदनों में बार बार कहा कि पेपर लीक पर सदन में वो चर्चा करने को तैयार है और विपक्ष को छात्रों के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं। दोनों सदनों में विपक्ष ने चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, जिससे हंगामे के कारण सदन का कामकाज प्रभावित हुआ। लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। सदन की शुरुआत होने से पहले संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के सांसद एक दूसरे के आमने सामने नजर आए और जमकर नारेबाजी की। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया, वही विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा नजर आया। Today PM has announced that fast track process will be set roll and those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. Thousands of children are demonstrating and he's cut off the internet and he's tear gassing them and he's having them lathi charged. If something happens to even one of them, it is his responsibility. संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण मानसून सत्र के पहले सप्ताह कामकाज प्रभावित हुआ है, जबकि सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ऋषि कुमार, अनुज यादव और शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। पेपर लीक पर सख्ती के सरकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के फैसले को लेकर जहां छात्रों में उम्मीद जगी है, वहीं सरकार इस फैसले को लागू करने को लेकर बात आगे बढ़ाती भी नजर आ रही है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार संबंधित हाई कोर्ट से अनुरोध करेगी ताकि जल्द से इस दिशा में कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके। केंद्र के फैसले को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सराहा है, तो वहीं आम छात्र भी इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। पेपर लीक जिसने लाखों युवाओं के सपनों को झकझोर दिया, अब उसी पर सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि वर्षों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया को तेज किया जा सके और दोषियों को जल्द सजा मिले। दावा है कि नीट पेपर लीक मामले में जिन शहरों में एफआईआर दर्ज हुई, शुरुआत में उन शहरों में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। कोलकाता और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो सकता है, वहीं औरंगाबाद और नागपुर में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए केंद्र सरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखेगी। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के तहत बनाई जाएंगी। इस एक्ट के तहत पेपर लीक, प्रश्न पत्र चोरी और परीक्षा में संगठित धांधली को गंभीर अपराध माना गया है और इसमें छात्रों के हितों को सबसे ऊपर रखा गया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद का प्रावधान है, साथ ही 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून यूपीएससी, एसएससी और एनटीए के साथ ही आरआरबी और केंद्र सरकार की कई प्रमुख भर्ती परीक्षाओं पर लागू होता है। पेपर लीक के अपराध में दोषी पाने जाने पे जल्दी सजा मिले, इस दिशा में एक कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा युवाओं को न्याय जल्दी मिले
और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए। इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी तो युवाओं को न्याय। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे और उनकी मंशा है कि जो विकसित भारत है उस विकसित भारत और अमृतकाल उसके जो सच्चे यात्री हैं वो हमारे सब युवा हैं। उधर देश भर के छात्रों ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। छात्रों का कहना है कि अगर रोजाना सुनवाई होगी तो वर्षों तक मुकदमे लंबित नहीं रहेंगे और पेपर लीक करने वालों में कानून का डर पैदा होगा। पूरा विद्यार्थी वर्ग प्रधानमंत्री जी के इस कार्य की सराहना करता है और जिस तरह ये मामला उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिया है, हम आशा करते हैं कि इसका जल्दी ही निवारण हो नीट के विद्यार्थियों के लिए। जिस प्रकार का उन्होंने फैसला लिया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, एक विद्यार्थी होने के नाते हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम नीट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो मेन चीज़ है हमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम सब मिलके कैसे इस चीज़ को और अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकें। अभी आप देखो कल पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, तो लगातार इंडिया में पेपर लीक हो रहे हैं। हमें सोल्यूशन पे जाना है, न कि प्रोटेस्ट पे आ जाए। पेपर लीक पर सख्त कानून के बाद अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहल सरकार इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। आने वाले दिनों में 4 राज्यों में विशेष अदालतों की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। दिल्ली में नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार और प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की नई पहल सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत का एक और प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया और अपील की है कि छात्र बातचीत कर मामले का हल निकालें। सर मुलाकात के लिए तैयार है सर आप? नहीं अभी नहीं। हाँ हम तैयार हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी कोई भी लोकेशन? नहीं, वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है और अब तक 4 बार प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए औपचारिक प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बातचीत छात्रों की सुविधा के मुताबिक कभी भी और कहीं भी की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। और इस बीच जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ में ऐसे लोग भी शामिल हो गए जिनका छात्रों की मूल मांगों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। पुलिस का दावा है कि कुछ उपद्रवियों के हाथों में तलवार, खुखरी, डंडे और पत्थर भी थे। इनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए किया गया। पूरा दिन प्रोटेस्टर जो नारेबाजी और रोडदंगबाजी करते रहे। 2:30-3 बजे के आसपास करीब 5-6 हज़ार की भीड़ हो गई थी। उनमें से 500-700 प्रोटेस्टर बाहर आके जंतर मंतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। उनको संसद मार्ग पे बैरिकेडिंग करके और ह्यूमन चेन बना के रोकने की और समझाने की कोशिश करी और अचानक से ही उनमें से प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर आगे अभी मेरे माथे में लगा था।
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने की कोशिशों को लेकर लोगों, विशेषकर छात्रों और युवाओं से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के अनुसार अब तक पाकिस्तान से जुड़े 400 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है, जो सुनियोजित तरीके से भ्रामक सामग्री और अफवाहें फैला रहे थे। पुलिस ने लोगों से किसी भी पोस्ट को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक ने बड़ा ऐलान किया है। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में यह अनशन तोड़ा है सोनम वांगचुक ने। आपको बता दें कि 28 जून से सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर थे और अब 26 दिन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम डीडी न्यूज पर। सोनम वांगचुक ने अपनी आमरण अनशन का जो फैसला था उसे खत्म करते हुए जो अनशन थी वो तोड़ दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने की घोषणा की है। हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराए गए थे सोनम वांगचुक और 26 दिन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में सोनम वांगचुक ने अपना यह आमरण अनशन तोड़ा है। पूरे 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने अपना यह अनशन तोड़ दिया है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक छात्रों के साथ विभिन्न मांगों को लेकर पेपर लीक के मुद्दे पर अनशन पर बैठे थे और आमरण अनशन का फैसला उन्होंने किया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन जो है वो तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने आमरण अनशन का ये फैसला लिया, तोड़ दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जंतर मंतर में छात्रों का आंदोलन भी लगातार जारी है और सोनम वांगचुक छात्रों की अगुवाई में वहां पर आमरण अनशन पर बैठे थे। पूरे 26 दिन तक सोनम वांगचुक अनशन पर रहे और अब उन्होंने अपने अनशन को तोड़ने का फैसला किया है। पेपर लीक मामले के विरोध में यह भूख हड़ताल थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है और खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपनी अनशन तोड़ने का यह फैसला किया है। अब बढ़ते आगे। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने की शक्तियां दिए जाने को लेकर भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के बीच दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पष्टीकरण जारी कर बताया कि यह आदेश किसी हालिया विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। पुलिस के अनुसार एनएसए के तहत इन शक्तियों का विस्तार एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसे हर 3 महीने में रिन्यू किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मौजूदा नवीनीकरण आदेश 7 जुलाई 2026 को जारी किया गया था, जो 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश संबंधित विरोध प्रदर्शनों के शुरू होने से पहले जारी किया गया था और इसके लिए हाल की घटनाओं के संबंध में कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया था। पुलिस ने साफ किया कि इस नियमित प्रक्रिया को संदर्भ से हटाकर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच के फैसले ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। सरकार इसे अवैध घुसपैठ
और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ बड़ा अभियान बता रही है, जबकि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सरकार की मंशा और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि 1997 से अब तक के सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए चले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के समुद्र मंथन ने अब एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। सालों से चला आ रहा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा अब समाप्त होने जा रहा है। राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 1997 से अब तक जारी सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच का फैसला लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बड़े अभियान की घोषणा की। कि आपका किस किस डिस्ट्रिक्ट में डिजिटाइजेशन मैक्सिमम हुआ है 14 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर ही में मैक्सिमम निकला। प्राय आपके 50% जो इशू हुआ है वहीं से इशू हुआ है। और सेम डेटा आया जब हमने एजुकेशन हुआ, 60 लाख जो एजुकेशन केस गए उसमें प्राय 30 लाख इन 3 डिस्ट्रिक्ट के थे और SIR में सबसे कम कटे इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में। मतलब इन डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट तैयारी हो गए थे, जिनको SIR में एक्सेप्ट हो गया कि डॉक्यूमेंट में थे, पर एक्चुअली गलत निकले जब जुडिशियल स्क्रूटनी हुई, एक्चुअली गलत निकले जो हमने चेक किया। SIR प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बांग्लादेश सीमा से सटे 3 जिलों मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिले में मिले। इन 3 जिलों से ही 60 लाख मामलों के एडजुडिकेशन में 30 लाख मामले जुड़े थे। ऐसे में जिलावार आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। बात मुर्शिदाबाद की करें तो यहाँ 2,40,755 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उत्तर दिनाजपुर में 1,53,658 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है। वहीं बात मालदा की करें तो यहाँ से 1,48,877 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के आंकड़े सामने आए हैं। इस गंभीर मुद्दे पर मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि कोई भी अवैध विदेशी नागरिक राज्य में नहीं रह सकेगा। SIR के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार अब पूरे सिस्टम को साफ करने का बीड़ा उठा चुकी है। SIR प्रक्रिया के दौरान मिले साक्ष्यों पर नजर डालें तो साल 2025 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई। साल 2023 में 1,21,453 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,81,591 पर पहुंच गया, जबकि साल 2025 में 10,45,451 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए, जो एक असामान्य बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं साल 2026 में भी 5,12,632 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुछ तत्वों ने मतदाता सूची शुद्धिकरण से पहले बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने की कोशिश की थी, जिनकी अब जांच होगी और अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि 1997 से अब तक के सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच की जाएगी। जांच के आधार पर एक अद्यतन डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यह डेटाबेस केंद्र सरकार के पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सभी फर्जी और अवैध प्रमाण पत्र रद्द होंगे, साथ ही इसे रखने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि अब नगर निगम मेयर, नगर पालिका चेयरमैन या पंचायत प्रधान जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकेंगे। केवल अधिकृत सरकारी अधिकारी ही यह अधिकार रखेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार का यह अभियान सिर्फ दस्तावेज सुधार तक सीमित नहीं है। यह राज्य की सुरक्षा, जनसांख्यिकीय संतुलन और लोकतंत्र की पवित्रता को बचाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। उठो, जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य को न पालो। देखिए अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 5 बजे DD नेशनल पर और शाम 5:30 बजे DD भारती पर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से। खबर बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, होगी और सख्त कार्रवाई। आज होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा बड़ा फैसला। कहा, संसद के दूसरे सप्ताह में पेपर लीक से संबंधित बिल पास कराने का करेंगे प्रयास। दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की अधिसूचना की जारी। पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया था ऐलान। कहा, दोषियों को जल्द सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, नहीं बख्शे जाएंगे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा अपना अनशन। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में तोड़ा अनशन। 28 जून से सोनम वांगचुक थे अनशन पर। संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी। मानसून सत्र का कामकाज चौथे दिन भी प्रभावित। सरकार चर्चा को तैयार, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए फिर दिया प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्रियों की छात्रों से बातचीत से मुद्दे का हल निकालने की अपील। रोमानिया दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति आवास कोट्रोसेनी पैलेस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों देशों के बीच 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक साझेदारी को मिलेगी और मजबूती। और जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का विजयी आगाज। 7 विकेट से हराकर T20 सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। वैभव सूर्यवंशी ने खेली अर्धशतकीय पारी। नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और यह छात्र और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक बड़े कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया और वो जेल में पड़े हैं।
पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में विद्यार्थियों के एग्जाम आयोजित कराने का प्रबंध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। देश भर में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए गए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके मुझे मसौदा भी दे दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाले इस मसौदे पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद के दूसरे सप्ताह में जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली को लेकर केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि छात्रों के करियर से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के कारण सालों की मेहनत गंवाने वाले छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने सीधा हस्तक्षेप करते हुए एक बार फिर बता दिया कि युवाओं का हित उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही पीएम ने साफ कर दिया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के इस ऐलान का गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया है।
अमित शाह ने एक्स पर लिखा, युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री जी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। वहीं राजनाथ सिंह ने लिखा कि भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना पीएम के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक मामले में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का पीएम मोदी का निर्णय युवाओं को सशक्त बनाने के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निर्णायक कदम उन लोगों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा जो हमारे युवाओं की आकांक्षाओं और भविष्य को खतरे में डालते हैं। वहीं केंद्रीय नेताओं ने भी पीएम के इस फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बच्चों के अभिभावकों को भरोसा दिलाने वाला है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे बच्चों का विषयों में एक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द जस्टिस दिलवाना चाहिए। इसके लिए सरकार कंप्लीट मेहनत और डेडिकेशन के साथ कर रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए। पीएम साहब ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में जो भी उल्लेख की है, इसका मूल लक्ष्य यही है कि हमारे विद्यार्थियों के भविष्य हमेशा सुरक्षित हो। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी पीएम के इस ऐलान की जमकर प्रशंसा की, तो वहीं विपक्ष हमेशा की तरह एक बार फिर विरोध ही कर रहा है। देश के विपक्ष से कहना चाहता हूं, युवाओं के आंदोलन को अपने राजनीतिक स्वार्थों को लिए बंद करें। देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सदा काम करते रहे। प्रधानमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आज आप कह रहे हैं कि हम जो है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, जल्द से जल्द समाधान करेंगे। मैं समझता हूं ये सब खोखली बातें हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में हुई एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक में भी संदेश दिया था कि सरकार के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, और आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कह के साफ कर दिया कि सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर चौतरफा वार करने की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद के मानसून सत्र में आज भी पेपर लीक का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया, जबकि सरकार ने साफ कहा है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और छात्रों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सदन के भीतर बहस और नारेबाजी के साथ साथ संसद परिसर में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। लगातार हंगामे की वजह से मानसून सत्र के पहले सप्ताह में सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और अभी तक कोई खास विधायी कामकाज नहीं हो पाया है। संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सरकार ने दोनों सदनों में बार बार कहा कि पेपर लीक पर सदन में वो चर्चा करने को तैयार हैं और विपक्ष को छात्रों के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं। दोनों सदनों में विपक्ष ने चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, जिससे हंगामे के कारण सदन का कामकाज प्रभावित हुआ। लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। सदन की शुरुआत होने से पहले संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के सांसद एक दूसरे के आमने सामने नजर आए और जमकर नारेबाजी की। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया, वहीं विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा नजर आया।
Today, PM has announced that fast track process will be set roll, and those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. Thousands of children are demonstrating, and he's cut off the internet, and he's tear gassing them, and he's having them lathi charge. If something happens to even one of them, it is his responsibility. संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण मानसून सत्र के पहले सप्ताह कामकाज प्रभावित हुआ है, जबकि सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ऋषि कुमार, अनुज यादव और शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। पेपर लीक पर सख्ती के सरकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के फैसले को लेकर जहां छात्रों में उम्मीद जगी है, वहीं सरकार इस फैसले को लागू करने को लेकर बात आगे बढ़ाती भी नजर आ रही है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार संबंधित हाई कोर्ट से अनुरोध करेगी ताकि जल्द से इस दिशा में कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके। केंद्र के फैसले को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सराहा है, तो वहीं आम छात्र भी इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KBA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you. Thank you. Just sit down with them. And Nitanji, you have always been by my side and support, and I don't want to thank you, but express my feelings this way. Just sit up. I think I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time, and no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you. Thank you. Thank you.
तस्वीरें आप देख रहे थे सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने पूरे 26 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ने का फैसला किया और सीधे तौर पर उन्होंने सरकार से अपील की कि छात्रों की जो जायज़ मांगे हैं उन पर सरकार तुरंत ध्यान दे करके उनकी सुनवाई करे और ये देश के हित में है और ये छात्रों के हित में है। ऐसी अपील सोनम वांगचुक ने सरकार से की। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक फिलहाल भर्ती हैं और वहीं पर ही उन्होंने जो है अपना आमरण अनशन तोड़ने का फैसला किया और उसके बाद उन्होंने तमाम सारी बातें अपनी दोनों मंत्रियों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि छात्रों की जो महत्वपूर्ण और जायज़ मांगे उन पर ज़रूर सरकार ध्यान दे और उस पर काम करे। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि पेपर लीक पर सख्ती के सरकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के फैसले को लेकर जहां छात्रों में उम्मीद जगी है तो वहीं सरकार भी इस फैसले को लागू करने को लेकर बात आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार संबंधित हाईकोर्ट से अनुरोध करेगी ताकि जल्द से जल्द इस दिशा में कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके। केंद्र के फैसले को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सराहा तो वहीं आम छात्र भी इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। पेपर लीक जिसने लाखों युवाओं के सपनों को झकझोर दिया, अब उसी पर सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि वर्षों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया को तेज किया जा सके और दोषियों को जल्द सजा मिले। दावा है कि नीट पेपर लीक मामले में जिन शहरों में एफआईआर दर्ज हुई, शुरुआत में उन शहरों में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। कोलकाता और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो सकता है, वहीं औरंगाबाद और नागपुर में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए केंद्र सरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखेगी। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के तहत बनाई जाएंगी। इस एक्ट के तहत पेपर लीक, प्रश्न पत्र चोरी और परीक्षा में संगठित धांधली को गंभीर अपराध माना गया है और इसमें छात्रों के हितों को सबसे ऊपर रखा गया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद का प्रावधान है। साथ ही 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून यूपीएससी, एसएससी और एनटीए के साथ ही आरआरबी और केंद्र सरकार की कई प्रमुख भर्ती परीक्षाओं पर लागू होता है। पेपर लीक के अपराध में दोषी पाने जाने पे जल्दी सजा मिले, इस दिशा में एक कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए। इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी तो युवाओं को न्याय। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे और उनकी मंशा है कि जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत और अमृतकाल उसके जो सच्चे यात्री हैं वो हमारे सब युवा हैं। उधर देश भर के छात्रों ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। छात्रों का कहना है कि अगर रोजाना सुनवाई होगी तो वर्षों तक मुकदमे लंबित नहीं रहेंगे और पेपर लीक करने वालों में कानून का डर पैदा होगा। पूरा विद्यार्थी वर्ग प्रधानमंत्री जी के इस कार्य की सराहना करता है और जिस तरह ये मामला उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिया है, हम आशा करते हैं कि इसका जल्दी ही निवारण हो नीट के विद्यार्थियों के लिए। जिस प्रकार का उन्होंने फैसला लिया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, एक विद्यार्थी होने के नाते हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम नीट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो मेन चीज़ है हमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम सब मिल के कैसे इस चीज़ को और अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकें। अभी आप देखो कल पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, तो लगातार इंडिया में पेपर लीक हो रहे हैं। हमें सोल्यूशन पे जाना है, न कि प्रोटेस्ट पे आ जाए। पेपर लीक पर सख्त कानून के बाद अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहल सरकार इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। आने वाले दिनों में 4 राज्यों में विशेष अदालतों की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। दिल्ली में नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार और प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की नई पहल सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत का एक और प्रस्ताव दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया और अपील की है कि छात्र बातचीत कर मामले का हल निकालें।
नड्डा साहब मुलाकात के लिए तैयार है सर आप? नहीं अभी नहीं, हाँ हम तैयार हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी कोई भी लोकेशन? नहीं, वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है और अब तक 4 बार प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए औपचारिक प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बातचीत छात्रों की सुविधा के मुताबिक कभी भी और कहीं भी की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। इस बीच जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ में ऐसे लोग भी शामिल हो गए जिनका छात्रों की मूल मांगों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। पुलिस का दावा है कि कुछ उपद्रवियों के हाथों में तलवार, खुखरी, डंडे और पत्थर भी थे। इनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए किया गया। पूरा दिन प्रोटेस्टर जो नारेबाजी और रोडदंगबाजी करते रहे। 2:30-3 बजे के आसपास करीब 5-6 हज़ार की भीड़ हो गई थी। उनमें से 500-700 प्रोटेस्टर बाहर आके जंतर मंतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। उनको संसद मार्ग पे बैरिकेडिंग करके और ह्यूमन चेन बना के रोकने की और समझाने की कोशिश करी और अचानक से ही उनमें से प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर आगे अभी मेरे माथे में लगा था। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने की कोशिशों को लेकर लोगों और विशेषकर छात्रों और युवाओं से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के अनुसार अब तक पाकिस्तान से जुड़े 400 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है, जो सुनियोजित तरीके से भ्रामक सामग्री और अफवाहें फैला रहे थे। पुलिस ने लोगों से किसी भी पोस्ट को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत हिरासत में लेने की शक्तियां दिए जाने को लेकर भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के बीच दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्पष्टीकरण जारी कर बताया कि यह आदेश किसी हालिया विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। पुलिस के अनुसार NSA के तहत इन शक्तियों का विस्तार एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसे हर 3 महीने में रिन्यू किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मौजूदा नवीनीकरण आदेश 7 जुलाई 2026 को जारी किया गया था, जो 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश संबंधित विरोध प्रदर्शनों के शुरू होने से पहले जारी किया गया था और इसके लिए हाल की घटनाओं के संबंध में कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया था। पुलिस ने साफ किया कि इस नियमित प्रक्रिया को संदर्भ से हटाकर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच के फैसले ने सियासी हलकों में भी हलचल तेज कर दी है।
सरकार इसे अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ बड़ा अभियान बता रही है, जबकि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सरकार की मंशा और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि 1997 से अब तक के सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए चले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के समुद्र मंथन ने अब एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। सालों से चला आ रहा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा अब समाप्त होने जा रहा है। राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 1997 से अब तक जारी सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच का फैसला लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बड़े अभियान की घोषणा की। कि आपका किस किस डिस्ट्रिक्ट में डिजिटाइजेशन मैक्सिमम हुआ है 14 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक, तो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर ही में मैक्सिमम निकला। प्राय आपके 50% जो इशू हुआ है वहीं से इशू हुआ है। और सेम डेटा आया जब हमने एजुकेशन हुआ, 60 लाख जो एजुकेशन केस गए उसमें प्राय 30 लाख इन 3 डिस्ट्रिक्ट के थे, और SIR में सबसे कम कटे इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में। मतलब इन डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट तैयारी हो गए थे, जिनको SIR में एक्सेप्ट हो गया कि डॉक्यूमेंट में थे, पर एक्चुअली गलत निकले जब जुडिशियल स्क्रूटनी हुई, एक्चुअली गलत निकले जब हमने चेक किया। SIR प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बांग्लादेश सीमा से सटे 3 जिलों मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिले में मिले। इन 3 जिलों से ही 60 लाख मामलों के एडजुडिकेशन में 30 लाख मामले जुड़े थे। ऐसे में जिलावार आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। बात मुर्शिदाबाद की करें तो यहाँ 2,40,755 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उत्तर दिनाजपुर में 1,53,658 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है। वहीं बात मालदा की करें तो यहाँ से 1,48,877 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के आंकड़े सामने आए हैं। इस गंभीर मुद्दे पर मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि कोई भी अवैध विदेशी नागरिक राज्य में नहीं रह सकेगा। SIR के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार अब पूरे सिस्टम को साफ करने का बीड़ा उठा चुकी है। SIR प्रक्रिया के दौरान मिले साक्ष्यों पर नजर डालें तो साल 2025 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई। साल 2023 में 1,21,453 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,81,591 पर पहुंच गया, जबकि साल 2025 में 10,45,451 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए, जो एक असामान्य बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं साल 2026 में भी 5,12,632 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुछ तत्वों ने मतदाता सूची शुद्धिकरण से पहले बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने की कोशिश की थी, जिनकी अब जांच होगी और अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि 1997 से अब तक के सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच की जाएगी। जांच के आधार पर एक अद्यतन डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यह डेटाबेस केंद्र सरकार के पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सभी फर्जी और अवैध प्रमाण पत्र रद्द होंगे, साथ ही इसे रखने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि अब नगर निगम मेयर, नगर पालिका चेयरमैन या पंचायत प्रधान जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकेंगे। केवल अधिकृत सरकारी अधिकारी ही यह अधिकार रखेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार का यह अभियान सिर्फ दस्तावेज सुधार तक सीमित नहीं है। यह राज्य की सुरक्षा, जनसांख्यिकीय संतुलन और लोकतंत्र की पवित्रता को बचाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत की अध्यक्षता में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य सहयोग को नई दिशा देने पर सहमति बनी। बैठक में टीबी उन्मूलन, डिजिटल हेल्थ, पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय, सहयोग और स्वस्थ जीवन शैली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए 2 नई पहल प्रस्तावित की हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया की आधी आबादी ब्रिक्स देशों में निवास करती है और हम सभी मिलकर ही स्वास्थ्य चुनौतियों से निपट सकते हैं। अनुप्रिया पटेल के मुताबिक बैठक में सभी देशों ने अपने अनुभव साझा किए।
मुझे बहुत खुशी है कि ब्रिक्स के इस पूरे फोरम में हमारे आज 11 से ज़्यादा सदस्य कंट्रीज़ हैं और पार्टनर स्टेट्स हैं और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। सबकी सहभागिता रही है और काफ़ी हमारा अच्छा एक डिस्कशन रहा है। अलग अलग देश जो यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए आए हैं उन्होंने हेल्थ केयर में अपने अपने अनुभवों को साझा किया है और हमारी इस चर्चा में 9 हमारे कोर एरियाज़ रहे हैं डिस्कशन के, जिसमें कैसे हम सारे देश मिलकर जो एक बहुत बड़ी समस्या है ट्यूबरकुलोसिस की, उसके लिए एक रिसर्च नेटवर्क को बढ़ा सकें। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि ब्रिक्स देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर एक वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति बनी है। इतना ही नहीं, सभी देशों ने भारत के समग्र स्वास्थ्य देखभाल मॉडल की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि दोनों चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से साझा स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। इसमें शामिल हुए सभी कंट्रियों ने एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर और उसके प्रचार के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने का भी कल तय हो गया और सभी कंट्रीज़ के लोगों ने उसको भी मान्यता दी है। और अब वर्किंग ग्रुप बनने के बाद में निश्चित रूप से आगे चलकर जो भी ये कंट्रीज यहाँ पर आए थे उनमें भी हमारा आयुष का प्रचार प्रसार और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी मदद हो जाएगी। अयोध्या में मणिराम दास छावनी स्थित श्री राम कथा कुंज सभागार में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की उपस्थिति में संतों की बड़ी बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों, विभिन्न धार्मिक संगठनों और अखाड़ों के प्रतिनिधियों सहित 200 से अधिक संत महंत शामिल हुए। बैठक के मुख्य मुद्दे के रूप में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के साथ ही मंदिर की गरिमा, श्रद्धालुओं के विश्वास और भविष्य की कार्य योजना को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद साधु संतों ने एक मत होकर कहा कि अयोध्या को बदनाम करने वाली साजिश को नाकाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में धार्मिक समिति बनने का वो स्वागत करते हैं। चंपत राय के विषय पर कहा गया कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। सभी संतों ने कहा कि अयोध्या के सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। साधु संतों ने कहा कि जो घटना हुई है, जिन्होंने की है, उसको उनकी सजा जरूर मिलेगी। विपक्ष के द्वारा, खासतौर से उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को कभी नहीं स्वीकारा, वो लोग अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो घटना हुई है उस पर संज्ञान लिया, उस पर सबने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने एक मत से ट्रस्ट के अधिकारियों की प्रामाणिकता में, उनकी ईमानदारी में और उनके निष्पक्षता में विश्वास व्यक्त किया है और उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में ये निवेदन किया है कि जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी और जो निरपराध है प्राण की भक्ति में अपने रत हो जाएंगे। सब संतों ने एक मत से कहा है कि श्री चंपत राय जी प्रभु राम के सच्चे भक्त हैं और वो किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं है, ऐसी सब संतों को पूर्ण आशा है। रोमानिया दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति आवास कोट्रोसेनी पैलेस में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया के राष्ट्रपति निको शोरदान ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा में अपने तीसरे पड़ाव रोमानिया पहुंची हैं। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच एकांत वार्ता भी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा भारत और रोमानिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत और रोमानिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। इस बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा शामिल है।
भारत और रोमानिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देते हुए 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, बुखारेस्ट विश्वविद्यालय में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद चेयर की ICCR चेयर की स्थापना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन शामिल है। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक साझेदारी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने साझा वक्तव्य में कहा कि शिक्षा और संस्कृति भारत रोमानिया संबंधों की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि हमने इन क्षेत्रों में MOU हस्ताक्षर किए हैं। शिक्षा, संस्कृति तथा पीपल टू पीपल कांटेक्ट भारत रोमानिया संबंधों की आधारशिला है और मुझे खुशी है कि आज हमने इन दोनों में 3 महत्वपूर्ण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। हम लोगों के सामने हम प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विस्तार करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से भी अधिक समय से परस्पर विश्वास, सम्मान और घनिष्ठ और स्थायी मैत्री रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य के प्रति साझा दृष्टिकोण के साथ आज ये नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से भी अधिक समय से परस्पर विश्वास, सम्मान और सशक्त जन से जन संबंधों पर आधारित घनिष्ठ एवं स्थायी मैत्री रही है। समय के साथ हमारी साझेदारी निरंतर सुदृढ़ हुई है और आज ये अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, मजबूत सहयोग तथा भविष्य के प्रति साझा दृष्टिकोण के साथ एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि भारत जो है ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए तैयार है। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित दूसरे भारत हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 में वीडियो संदेश के माध्यम से ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहा है। श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां हरित हाइड्रोजन परिवर्तन में अग्रणी राष्ट्र बनने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हरित हाइड्रोजन अब केवल एक भविष्य की अवधारणा नहीं बल्कि तेजी से बढ़ता आर्थिक अवसर है। श्रीपद यसो नाइक ने वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन और देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन चलित ट्रेन को भारत की बढ़ती क्षमताओं के उदाहरण के रूप में भी उल्लेखित किया। कार्यक्रम में गुजरात के कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश गणेश भाई पटेल सहित ग्रीन एनर्जी एवं उद्योग जगत के अनेक दिग्गज शामिल हुए। ग्रीन हाइड्रोजन तक जो फ्यूचरिस्टिक जो भी हमारे फ्यूल्स है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए दुनिया के साथ आगे बढ़ने का निश्चय भारत ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। हर एक सेक्टर के अंदर जिसमें एनर्जी जुड़ी हुई है बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उसमें केवल आरी की बात नहीं है, लेकिन आरी के साथ साथ हाइड्रोजन भी एक फ्यूल बने और साथ में जितने भी अपने इंडस्ट्रीज जो हाइड्रोजन के साथ संलग्न है उसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे हो उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और उससे हम पूरा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी से डेवलप कर चुके हैं। हमारा अपना रिसर्च है, हम उसका हर कंपोनेंट इंडिया में बनाते हैं और ये एकदम सही में ये आत्मनिर्भर का जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते हैं। और उसमें हम इसे हम कह सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रोलाइज़र है, जो अभी तक सब लोग बाहर को इम्पोर्ट करके लाते थे, हम उसको इंडिया में ही बनाते हैं। और बहुत ही एफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइज़र है और बहुत ही कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। और अब बात भारत की एक और बड़ी उपलब्धि की। DRDO ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण भारत की बड़ी सफलता है। कुशा मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी और ऊंचाई पर मौजूद कई तरह के हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इसे भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
रक्षा मंत्री के अनुसार लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित करने की क्षमता दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। इससे ऐसी प्रणालियों के लिए आयात पर निर्भरता खत्म होगी और देश की हवाई रक्षा क्षमता में एक बड़ी बढ़त मिलेगी। भारत ने रक्षा तकनीक में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ की GTRE ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित किया है। GTRE ने इस इंजन के निर्माण और असेंबली के लिए हैदराबाद की आजाद इंजीनियरिंग को इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर चुना था। 22 जुलाई 2026 को आजाद इंजीनियरिंग ने इस इंजन को सफलतापूर्वक तैयार किया और GTRE को सौंप दिया। यह उपलब्धि भारत की एडवांस्ड इंजीनियरिंग, स्वदेशी तकनीक और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रक्षा मंत्रालय और DRDO ने इसे वैज्ञानिकों और उद्योग के सफल सहयोग का शानदार उदाहरण बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानून में संशोधन की आवश्यकता जताते हुए कहा कि मुआवजे से जुड़े विवादों का फैसला सरकारी अधिकारियों के बजाय कानूनी विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग कानून के तहत तय होने वाले मुआवजे और अन्य कानूनों के तहत मिलने वाले मुआवजे में बड़ा अंतर है, जिससे भूमि मालिकों के साथ असमानता की स्थिति बनती है। साथ ही अदालत ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रावधानों में आवश्यक सुधार पर विचार करने की जरूरत बताई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 6 हफ्ते के भीतर पटना में गंगा नदी के किनारे नौजर घाट से नूरपुर घाट तक सभी अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश के पालन पर जिम्मेदारी अधिकारी से हलफनामा भी मांगा है और कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी निचली अदालत के अंतरिम रोक इस आदेश में बाधा नहीं बनेगी। साथ ही सभी राज्यों से गंगा तट पर अतिक्रमण की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में यमुना नदी के किनारे हो रहे निर्माण कार्य से जुड़ी 2 याचिकाओं पर भी सुनवाई की। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और 23 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि निर्माण कार्य के कारण वृंदावन में यमुना नदी का बहाव सकरा हो सकता है। नदी का प्राकृतिक प्रवाह बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने और किसी भी नए निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कर्नाटक में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 47 लाख से अधिक मतदाताओं को सत्यापन के लिए चिन्हित किया गया है। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किए गए घर घर सत्यापन में बिना भरे गए गणना फॉर्म, सत्यापित न हो सके पते, डुप्लीकेट नाम, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाता और मृत मतदाताओं जैसी विसंगतियां सामने आई हैं। इस मुद्दे पर कर्नाटक भाजपा ने कहा कि चुनाव आयोग अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कथित रूप से बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर भी नाराजगी जताई। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार को अवैध रूप से रह रहे लोगों को PR से वितरित करने का कोई अधिकार नहीं है। बोगस वोटर कभी भी रहेंगे क्योंकि ये अभी तक कौन मरा गए उनका नाम चले जाएगा, उसमें कौन शिफ्ट हो गया उनका चले जाएगा और कोई शादी होके घर से बाहर गया उनका उधर हो जाएगा। ये सभी SIR से खुद होना चाहिए, वो हो रहा है। क्लीन करने के लिए SIR करता है। अभी 2002 में भी किया था। PRC देने के लिए इनको अधिकार नहीं है, ये डोमेशियल सर्टिफिकेट देने के लिए इनको अधिकार है, वो दे सकता है, मगर ये गारंटी करता है सिटीजनशिप को। PRC गारंटी करने से ये सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, उसके वास्ते वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट के है, ये स्टेट गवर्नमेंट के नहीं है। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 का समापन कोच्चि में किया गया।
भारतीय नौसेना द्वारा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन सदर्न नेवल कमांड और भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाले कंबाइंड टास्क फोर्स की देखरेख में किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 27 देशों के कुल 276 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनके अतिरिक्त 76 फैसिलिटेटर और विषय विशेषज्ञ तथा 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का उद्घाटन 20 जुलाई को रियर एडमिरल दीपक सिंघल, चीफ स्टाफ ऑफिसर ट्रेनिंग, मुख्यालय सदर्न नेवल कमांड ने किया। उद्घाटन समारोह में रॉयल नेवी के कमांडो डैन थॉमस, डेप्यूटी कमांडर सीएमएफ सहित वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न सहभागी देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 ने भारतीय नौसेना के आधुनिक ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक सिमुलेटर, एडवांस ट्रेनिंग के तरीकों और प्रोफेशनल विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया और इस अभ्यास के सफल आयोजन ने भारतीय नौसेना और सीएमएफ की साझेदारी को और मजबूत किया। भारत ने जिम्बाब्वे के साथ खेले जा रहे 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। मैच में जिम्बाब्वे से मिले 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 13 ओवर और 2 गेंदों में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत की ओर से युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली। ईशान किशन 35 रन बनाकर आउट हो गए और इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 60 विकेट गंवाकर 125 रन बनाए थे। भारत के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव ने 2-2 विकेट लिए। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।